हेलो वांगशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांगजी चिरान और सीचान को पूरी बात कह रहा था, जिसे सुनने के बाद चिरान बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद सभा बुलाई गई जिसमें सारे सेक्ट मास्टर मौजूद थे। वांगजी अपनी जगह से खड़ा हुआ और सभी को वो करते हुए कहता है, ये सच है कि डार्क क्वीन आज़ाद हो चुकी है। उसने अपनी सेना को भी आज़ाद कर लिया है। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पूरी सेनाओं को युद्ध प्रशिक्षण के लिए कह दिया जाए, जिसके लिए सारे सेक्ट मास्टर हामी भरते हुए कहते हैं, जी सेनापति लैन, हम आपके साथ हैं, पर हमारी भी एक बात आपको माननी होगी। हम चाहते हैं कि हमारी सारी सेना आपके निगरानी में युद्ध का अभ्यास करे और आप उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दें, जिसके लिए वांगजी हाँ कहता है और वो अपनी जगह पर बैठ गया। तभी निये क्लैन मास्टर निमिंगजू खड़े हुए और चिरान को वो करते हुए कहते हैं, सेक्ट मास्टर, मैंने सुना था बहुत सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके हिसाब से एक ऐसा पर्सन पैदा होगा जो कि डार्क क्वीन को मार सकता है और इस वर्ल्ड से डार्क ऑरा का भी पूरी तरह नामो निशान हटा देगा। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी लैन क्लैन को दिया गया था। तो क्या आपको वो पर्सन मिला? जिसे सुनकर लैन चिरान कुछ समय के लिए चुप हो गया। सभी सेक्ट मास्टर जवाब की उपेक्षा में लैन चिरान की ओर ही देखे जा रहे थे। कुछ समय बाद लैन चिरान कहता है, मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ, बहुत ही जल्द वो हमारे पास होगा। फिर वो सभी युद्ध और बाकी गायब हुए लोगों के बारे में बातें करने लगे। अब हमें विहिंग को दिखाया जाता है। कमरे में बैठकर विहिंग वांगजी के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसके फेस पर वरीडनेस साफ साफ झलक रही थी। तभी एक डिसिपल विहिंग के पास आया और उसे वो करते हुए कहता है, लैनिंग, आपको मास्टर ने बुलाया है। विहिंग उस डिसिपल के साथ जब ग्राउंड में पहुंचा तो उसने देखा सभी स्टूडेंट स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। विहिंग को देखकर मास्टर ने उसे भी एक स्टूडेंट के साथ अभ्यास करने के लिए कहा। वो दोनों भी अभ्यास करने लगे। मास्टर सभी स्टूडेंट को अभ्यास करते हुए बड़े ही गौर से देख रहे थे। उनमें से कुछ स्टूडेंट सही से अभ्यास कर रहे थे तो कुछ स्टूडेंट सही से नहीं कर पा रहे थे। मास्टर उन सभी स्टूडेंट के पास जाकर उन्हें तलवार सही से पकड़ना सिखाते हैं। वो सभी फिर तलवार को वैसे ही पकड़कर अभ्यास करने लगे। जो न्यू स्टूडेंट आए थे वो सभी उनके बगल में अकेले अकेले ही स्वॉर्डमैनशिप अभ्यास कर रहे थे। कुछ समय बाद जब उनका क्लास का टाइम ख़त्म हुआ, वो सभी को रोकते हुए कहते हैं, बस आज के लिए इतना ही। आप सभी ने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही आगे भी अभ्यास करते रहिए तो आप सभी इसमें और भी अच्छे हो जाएंगे। ये कहकर वो मास्टर वहाँ से चले गए। तभी एक न्यू डिसिपल विंग के पास आई और उससे वो करते हुए कहा, मेरा नाम शाओची है, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप ना बहुत अच्छी तलवारबाजी कर लेती हैं, क्या आप मुझे तलवार चलाना सिखा सकती हैं? विंग शाओची को देखते हुए कहता है, तारीफ़ करने के लिए शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, पर मैं उतनी अच्छी तरह से तलवार चलाना नहीं जानता। शाओची कहती है, आप मुझसे झूठ कैसे कह सकती है? आपने कितना अच्छा तलवार चलाया, मैंने देखा आपको। पता है ना, क्लाउडियस में झूठ कहना मना है। विंग कहता है, नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा। मुझे तलवारबाजी सीखे सिर्फ 1 ही महीने हुए हैं। जिसे सुन शाओची कहती है, क्या सिर्फ 1 महीने? पर आप तो कितना अच्छा तलवार चला रहती हैं, प्लीज़ आप मुझे सिखाइए ना। जिसके लिए विंग मान गया। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे की ओर चले गए। कमरे में पहुंचकर उसने देखा वांगजी अभी तक नहीं लौटा। वो घर के कामों में लग गया। कुछ समय बाद सारे घर के काम हो गए सिवाय खाना बनाने के। वो कमरे से निकलकर बाहर देखता है तो शाम होने वाली थी, पर वांगजी का अभी भी कहीं पर अता पता नहीं था। फिर वो कमरे के अंदर चला गया। उसने एक पेन और पेपर निकाला, उसमें कुछ ड्राइंग बनाने लगा। कुछ ही समय में उसने ड्राइंग बना लिया और अपने बाकी सारे ड्राइंग के साथ उसे छुपा कर रख दिया। जाकर खाना बनाने लगा। इस तरफ सभा में अभी भी सभी बातचीत कर रहे थे। शाम के 7 बजे के आसपास सभा खत्म हुई। सभी अपने अपने कमरे की ओर जाने लगे। वांगजी वहाँ से निकलकर सीधा ठंडी झरना के पास गया।
वहाँ पर अपने कपड़े निकाल कर उसके अंदर चला गया। घाव में ठंडे पानी लगने की वजह से जलन महसूस हो रही थी, फिर भी वो चुपचाप बैठा रहा। करीब आधे घंटे बाद वो जब निकला तो उसके घाव आधे से ज़्यादा हील हो चुके थे। वो अपने रोब्स उठाकर पहन लेता है, फिर वो जिंक्सी की ओर बढ़ने लगा। वहाँ पर पहुंचकर उसने देखा वहींग कमरे में नहीं है। खाने की खुशबू आ रही थी, इसका मतलब वहींग किचन में है। वो जाकर देखता है तो वहींग खाना बना रहा था। वहींग ने खाना बना लिया था। वो जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा वांगजी उसके पीछे खड़ा है। वहींग वांगजी से कहता है, तुम आ गए, इतना वक्त क्यों लगा? वांगजी कहता है, जरूरी मंत्रणा के लिए सभा बुलाया गया था, मैं वहाँ पर था, इसीलिए वक्त लग गया। वहींग वांगजी को देखते हुए कहता है, तो फिर तुम्हारे बाल गीले क्यों हैं? वांगजी कहता है, मैं नहा कर आया हूँ इसीलिए। वहींग कहता है, कहाँ पर? वांगजी कहता है, ठंडी झरना में। वहींग कहता है, क्या तुम उस जंगल वाली झरने की बात कर रहे हो? वांगजी कहता है, नहीं, पर तुम क्या वहाँ पर गए थे? वहींग कहता है, हाँ, मैं अक्सर वहाँ पर जाया करता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना अच्छा लगता है। ये सुन वांगजी थोड़ा गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम जंगल में मत जाना, फिर तुम क्यों गए थे? वहींग ने अपने सिर को नीचे झुका लिया। वो कहता है, माफ़ करना, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। चलो, तुम्हारे बाल बहुत गीले हैं, मैं उसे सुखा देता हूँ, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उसने वांगजी को बेड पर बिठा दिया और उसके बालों को सुखाने लगा। अच्छी तरह कॉम्ब कर उसने वांगजी के बालों को बांध दिया। फिर उसने वांगजी के हाथों को अपने हाथ में लिया और उसके हाथों से कपड़े हटाकर जख्म को देखने लगा। उसे देखकर वहींग कहता है, तुमने तो कहा था ये तुम्हें लड़ते वक्त लगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी जानवर ने तुम पर हमला किया हो। बताओ, तुम्हें और कहाँ पर चोट लगा है? वांगजी कुछ भी नहीं कहता। वहींग कहता है, अपने कपड़े उतारो। ये सुन वांगजी हैरानी के साथ वहींग की तरफ देखने लगा। वहींग देखता है वांगजी नहीं निकाल रहा तो वो खुद वांगजी के कपड़े निकालने लगा। तभी वांगजी ने वहींग के हाथ को पकड़ा और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? वहींग कहता है, तुम तो मुझे बताने वाले नहीं हो कि तुम्हें कहाँ पर चोट लगा है। मुझे देखना है, तुम जहाँ पर भी घायल हो मैं वहाँ पर दवाई लगा दूंगा। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं खुद ही निकालता हूँ। उसने अपने ऊपर के सारे रोप निकाल दिए। वहींग ने देखा वांगजी के बैक में बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं। वो दवाई लेकर उनमें अप्लाई करने लगा। मेडिसिन लगाते वक्त वहींग के आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो जब वांगजी के हाथों में दवाई लगाता है तब वांगजी ने देखा वहींग रो रहा है। वो अपने दूसरे हाथ से वहींग के आंसू को पोंछते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? वहींग कुछ भी जवाब नहीं देता। वांगजी कहता है, वहींग कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ लंजा? तुम हर बात मुझसे छुपाते क्यों हो? क्या मैं इतना भी कैपेबल नहीं हूँ कि तुम मुझे सारी बातें शेयर करो? वांगजी कुछ समय के लिए चुप हो गया। फिर वो कहता है, ऐसा नहीं है वहींग, मैं बस तुम्हें वरीड करना नहीं चाहता। देखो, इतने थोड़ी सी चोट के लिए तुम कितने ज़्यादा वरीड हो रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताता। वहींग अब अपनी आंसू भरे आंखों के साथ गुस्से से देखते हुए वांगजी को कहता है, ये तुम्हें थोड़ा सा लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? वांगजी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पता है ना तुम्हारा हस्बैंड कितना बहादुर है। वहींग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ, वो तो मैंने देख लिया। और वो दवाई लगाने लगा। अब हमें चिरान का रूम दिखाया जाता है। कमरे के अंदर चिरान इधर से उधर फिरते हुए बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहा था। वो अपने दिल में कहता है, मुझे जाकर पता लगाना होगा। उम्मीद है कि मुझे इस बार पता चल जाएगा कि वो पर्सन वहींग है या फिर कोई और है जिसे मुझे ढूंढना होगा। ये कहते हुए वो अपने रूम से निकला और हॉल के तरफ जाने लगा। वहाँ पर पहुंचकर उसने देखा खाने की तैयारी हो गया है। कुछ ही समय में सभी क्लान के मास्टर अपने राजकुमार के साथ वहाँ पर पहुँच गए। तभी जिन क्लान के सेक्ट मास्टर जिन ग्वांगसांग कहते हैं, सेनापति लान कहाँ पर है, क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? जिसे सुन चिरान कहता है, वो बहुत ज़्यादा थक गया है, इसीलिए मैंने उसका खाना कमरे में भेज दिया है। आप सभी खाना शुरू करें। सभी चुपचाप खाना खाने लगे। इस तरफ जिंगसी में वहींग और वांगजी दोनों मिलकर डिनर कर रहे थे। खाना खाने के बाद वहींग ने बर्तनों को उठाया और जाकर किचन में रख देता है।
वो आकर वांग जी के पास बैठा और कहता है, बताओ ये सब कैसे हुआ, मुझे पूरी बात बताओ। उस दिन सुबह तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत ही लंबी कहानी है। मैं अगर तुम्हें वहाँ से बताऊँगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो मैं कभी और बता दूँ तो चलेगा। विंग कहता है, नहीं, मुझे अभी बताओ। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, विंग मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अगर कल कहूँ तो कैसा रहेगा। विंग कहता है, तुम हमेशा ऐसे टालते रहते हो, मुझे कभी भी कोई बात नहीं बताते, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, विंग पक्का मैं तुम्हें कल सारी बात बताऊंगा, प्रॉमिस। जिसे सुन विंग खुश होते हुए वांग जी की तरफ देखने लगा। वो कहता है, सच में, प्रॉमिस। वांग जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। विंग कहता है, तुमने प्रॉमिस किया है तो तोड़ना मत, ठीक है। चलो अब हम सो जाते हैं। और वो बेड पर लेट गया। वांग जी भी विंग के पास लेट गया। विंग वांग जी से थोड़ा दूर होकर लेटा था ताकि वो सोने के बाद गलती से भी वांग जी के जख्म पर अपने हाथ ना रख ले। कुछ समय बाद जब विंग गहरी नींद में था, वो करवट लेते हुए वांग जी के पास आया और उसको हक कर सो गया। वो जब करवट लेते हुए वांग जी के पास आ रहा था, तब उसने नींद में ही खुद का सर वांग जी के चोट पर रख लिया था, जिससे कि वांग जी को दर्द हुआ। उसने जब आँख खोलकर देखा तो विंग उसे हक कर सोया हुआ था। कुछ समय बाद वांग जी का दर्द कम हो गया। उसने दूसरे हाथ से विंग को हक किया और वो भी सो गया। सुबह के वक्त वांग जी उठा। उसने देखा विंग बिल्कुल बच्चों की तरह सो रहा है। उसने धीरे से विंग को खुद से अलग किया और जल्दी से तैयार होकर जिंसी से बाहर चला गया। कुछ समय बाद जैसे विंग उठा, उसने देखा वांग जी जा चुका है। वो जल्दी से तैयार होकर क्लास के लिए चला गया। कुछ समय बाद जैसे ही क्लास ख़त्म हुई, वो क्लास से बाहर निकल कर जाने लगा। तभी उसकी नज़र ग्राउंड पर अभ्यास कर रहे सैनिकों के ऊपर पड़ी। वांग जी उन सभी को अभ्यास करा रहा था। कुछ समय के लिए विंग वहाँ पर खड़ा रहकर दूर से ही वांग जी को देखने लगा। तभी वांग जी ने अभ्यास रोक दिया। वो सभी वहाँ से खाने के लिए जाने लगे। तभी वहाँ पर मुँह पहुँची। वो वांग जी से कहती है, राजकुमार आप ठीक तो है ना। वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मुँह वांग जी का हाथ पकड़कर उसके हाथों में लगे हुए जख्म को कपड़ों को हटाकर देखने लगी। ये देख वांग जी कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। मुँह कहती है, मैं बस देख रही थी कि आपका जख्म ठीक है या नहीं। वांग जी ने तुरंत ही उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लिया और वह कहता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। मुँह ने फिर से वांग जी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वांग जी कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। ये सब दूर से विंग देख रहा था, जिसे ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। और यहीं पर हमारी कहानी स्टॉप होती है। उम्मीद है आप लोगों का आज का पार्ट पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।